हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टॉपर फिजिक्स। मनीष रंजन आज हम लेकर के आए हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे इसको फिजिक्स के हिसाब से तो अलग रखती है, फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। ये इसको हम फिजिक्स से ज़्यादा हम इसको जीके का अगर चैप्टर्स कहा जाए तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन चूँकि है सिलेबस का तो इसको भी पढ़ना ज़रूरी है। तो बहुत ही शॉर्ट्स में, बहुत ही कंसाइज तरीके से और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से मैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर बता रहा हूँ। तो इसको जनरल नॉलेज के पॉइंट्स ऑफ व्यू से पढ़ना, एनटीएससी में हो सकते हैं और हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात कि कंसेप्ट भी जानना जरूरी है। देखो, सोर्सेज ऑफ एनर्जी में जो एग्जाम में सबसे पहले चीज़ पूछा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल फ्यूल। एक जो आइडियल फ्यूल होता है, जो एक आदर्श ईंधन होता है जिसको कहते हैं, आदर्श फ्यूल की क्या विशेषताएं होती है। वैसे तो सभी फ्यूल है, लकड़ी अब जला लेते हैं वो भी फ्यूल है, गैस जलाते हैं वो भी फ्यूल है, कितने तरह से हम खाना वगैरह बनाते हैं, चावल दाल सभी जो भी चीज़ बनाते हैं सब फ्यूल पर आधारित है, वेस्ट है। लेकिन हाँ, एक अच्छी फ्यूल के लिए क्या विशेषताएं हैं, एक अच्छे स्टूडेंट की क्या विशेषताएं होती है। हाँ, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल स्टूडेंट। ठीक उसी तरीके से जैसे एक अच्छे विद्यार्थी के लिए, एक अच्छे स्टूडेंट की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, दे शुड बी सोबर वंस, दे शुड बी वेरी हम्बल। तो सेम उसी तरीके से एक आइडियल फ्यूल के क्या विशेषता होनी चाहिए। इसको एनसीईआरटी बुक में कहा गया है कि ऐसा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, गुड फ्यूल भी बोला जाता है। हाँ, गुड फ्यूल के क्या विशेषताएं हैं या सोर्सेज ऑफ गुड फ्यूल के क्या विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला चीज है, इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। हाई कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स कि कम जलाए और ज़्यादा हमको हीट दे। नहीं समझे, हम कम जलाए और ज़्यादा हीट दे। अब ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे तक जला रहे हैं और चावल दाल भी नहीं बना, रोटी सब्जी भी नहीं बना, तो ऐसा नहीं। हम कम मास में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करें। जैसे इसका यूनिट होता है किलो जूल, किलो जूल पर किलोग्राम। ऐसा मीन्स किलो जूल ऐसा, किलो जूल अपॉन किलोग्राम। ये किलो जूल किसका यूनिट है? ये किलो जूल किसका यूनिट है? किलो जूल यूनिट है एनर्जी का। ये किलो जूल एनर्जी का यूनिट है और किलोग्राम मास का यूनिट है। ये मास का यूनिट है। तो ज़्यादा एनर्जी हमको मिलना चाहिए, कम मास में ज़्यादा एनर्जी मिलना चाहिए। मीन्स ये जो है ये हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ये कैलोरीफिक वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि कम मास में हमको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिलनी चाहिए। ये इसके पहले फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, याद रहेगा, इट शुड हैव ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू। सेकेंड पॉइंट, इट शुड बी चीप एंड इजिली अवेलेबल। इट शुड बी चीप एंड इजिली अवेलेबल। चीप सस्ता होना चाहिए, है ना, ये सस्ता होना चाहिए। और इजिली अवेलेबल, हर जगह इजिली अवेलेबल हो जाए, मतलब हर जगह आसानी से इसको प्राप्त किया जा सके। अब सस्ता, जैसे सपोज दैट अब हम कोयला है नहीं, अब कोयला हर जगह तो अवेलेबल है नहीं, उसको कहीं दूर से ला रहे हैं। फिर उसके बाद जैसे गैस है, तो गैस क्या है, हर जगह अवेलेबल है। एक ऑर्डर कर दो, एसएमएस कर दो, उसको जो भी है अपना इन्फॉर्मेशन दे दो, मैसेज दे कर दो, अपना एचपी वाले, इंडियन ऑयल वाले जो भी है अपने, तुमको घर पहुंच तक गैस पहुंचा देगा। तो खैर चलो, इसको मतलब इजी, सस्ता होना चाहिए और इजीली अवेलेबल होना चाहिए। थर्ड चीज, इट शुड बी इको फ्रेंडली। इट शुड बी इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली मीन्स क्या? इको फ्रेंडली मीन्स कि प्रकृति को नुकसान नहीं हो, हमारे नेचर को ये नुकसान ना पहुंचाए। वैसे तो सब चीज़ पहुंचाते हैं, लेकिन कम से कम पहुंचाए। जैसे खास करके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरीके के जो भी गैसें हैं वो कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं निकले। तो इको फ्रेंडली ऐसा होना चाहिए। ठीक है। फोर्थ है, इट शुड बी इजी टू हैंडल। इट शुड बी इजी टू हैंडल, सेफ टू ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना, इट शुड बी इजी टू हैंडल, सेफ टू ट्रांसपोर्ट। मतलब उसको हैंडलिंग करना आसान हो, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो, और कन्वीनियंट टू स्टोर। कन्वीनियंट टू स्टोर,
अब ऐसा नहीं कि जैसे हमारे पूर्वज लोग क्या करते थे, आज भी कहीं गांव घर में लकड़ी से खाना बनती है, नहीं तो लकड़ी को क्या करते हैं कि एक साथ हम इकट्ठा करना होगा, काफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा हो जाएगी, इकट्ठा करो साल भर के लिए तो पूरा एक घर ही पूरे फिलअप हो जाएगा। जबकि जैसे गैस है, एलपीजी गैस है, क्या करते हो, एक कॉल कर देते हो जो भी गैस एजेंसी है कि हमको एक गैस चाहिए, तुरंत का तुरंत आपके घर तक पहुंच जाती है। भरे हुए सिलेंडर घर में रखे रहते हैं, बहुत छोटा सा जगह रखता है, लेकिन वो एक एक महीने तक चलती है, दो दो महीने तक चलती है, जो भी है। तो ये इसीलिए उसको एलपीजी को आइडियल गैस कहते हैं, आइडियल फ्यूल कहते हैं। इट शुड बी इजी टू हैंडल, सेफ टू ट्रांसपोर्ट एंड कन्वीनियंट टू स्टोर। काफ़ी उसको सुविधाजनक ये चीज़ होती है। इट शुड हैव ए फिफ्थ, इट शुड हैव ए प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर मतलब ऐसा हुआ कि जैसे ये चौक है, रखे रखे इसमें आग लग जाए। अब कोई गैस है, सपोज दैट गैस खुले में हो, अब कोई चीज़ ऐसा भी नहीं होना चाहिए आइडियल फ्यूल की ऑटोमेटिकली आग लग जाए, उसमें थोड़ा मेहनत करना पड़े, नहीं, उसको एक टेम्परेचर देंगे 40 डिग्री, 50, 60, 70, 80, जैसे माचिस से जला करके किसी चीज़ को जलाते हैं, नहीं, जैसे लकड़ी या कोई चीज़ को जलाते हैं, तो उसके बारे में आगे पढ़ेंगे, हो सकती है थोड़ी। इग्निशन टेम्परेचर मतलब ये हो गया कि उसको, जो गैस है, जो हमारे फ्यूल है, उसको जलाने के लिए जो टेम्परेचर की जरूरत होती है, दैट इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। नहीं, फटाका को रख देते हो, क्या अचानक ब्लास्ट हो जाता है क्या कि उसमें माचिस लेकर के जलाते हो, उसको उस टेम्परेचर पर वो फिर वो सुलगता है और फिर वो बस्ट करता है। तो जो इग्निशन टेम्परेचर मीन्स कि ऐसा भी फ्यूल नहीं हो कि रखे रखे उसमें आग लग जाए। हम उसमें एक टेम्परेचर देंगे कम से कम 80 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, तो तब वो जा करके जलेगा, तो सेफ माना जाएगा। तो ये थे 1, 2 से लेकर के 5 तक। एग्जाम में कभी कभी 2 मार्क्स के पूछते हैं तो 2 पॉइंट्स लिख दो, बोर्ड में 3 पॉइंट्स के पूछेंगे तो 3 पॉइंट्स लिख दो, 3 मार्क्स के हैं। तो एनटीसी के एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। हाँ, एक ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद, ये रिमार्क करने वाली चीज़ है कि इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। हाई कैलोरीफिक, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर किलोग्राम। किलो जूल किसका यूनिट है, एनर्जी का है। मास किसका, किलोग्राम किसका यूनिट है, मास का है। मतलब कैलोरीफिक वैल्यू जिसका भी ज़्यादा होगा एनर्जी में, उसका मतलब कम मास में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो, तभी तो ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। तो कम से कम मास में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो, इसी को कहते हैं हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है ना, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो ये थे आइडियल फ्यूल के। एनसीईआरटी में इसको गुड फ्यूल बोलते हैं। सोर्सेज ऑफ गुड फ्यूल का एनर्जी पर वेस्ट होते हैं। तो इस सब चीज़ को इसको पॉज करके नोट कर लो, फिर हम इसको मिटाते हैं और उसके बाद आते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी में कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। ठीक है, सभी तरह की जीके पॉइंट की बात कर लेते हैं। चलो इसको नोट कर लो। चलो नेक्स्ट, उसको नोट कर लिया। अब हम चालू करते हैं डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, अब ये तो क्लास 6, 7 सब में, सब जनरल नॉलेज में, ज्योग्राफी में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी सिलेबस में है, जानना भी जरूरी है नॉलेज के लिए। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल से नाम ही जैसे हमारी पूर्वजों से जो कन्वेंशनल मतलब एक शुरू से हमारी परंपरा, मतलब ऐसा कहो कि हमारी परंपरागत रूप से जो हमारी चलती आ रही है। जैसे हमारे पूर्वज लोग क्या थे, लकड़ी पर खाना बनाते थे, आज भी गांव घर में बन रहे हैं, लेकिन हालांकि आजकल अब एलपीजी कॉमन हो गया, काफ़ी सरकार का भी जोर रहा, सहयोग रहा। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, अब इट इज़ ए ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी यूजिंग सिंस ए लॉन्ग टाइम। जैसे लकड़ी से खाना बनाना इस तरीके से चलते आ रहा था। ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज़ एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी आइडेंटिफाई फ्यू डिकेड्स अगो। अब जैसे पता चला, जैसे विंड मिल से हवा बनाते हैं, नहीं, विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सन के एनर्जी से, जिसको कहते हैं सोलर सेल, सोलर एनर्जी, उससे उसका यूज कर सकते हैं डोमेस्टिकली। ज़्यादातर इसका डोमेस्टिकली यूज होती है। जैसे राजस्थान में जाओगे तो वहाँ पर विंड मिल, यहाँ सब काफ़ी, गुजरात में इस सब में लगे हुए हैं। फिर टाइडल एनर्जी, तो इसका जो है ना, इट इज़ एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ, इसीलिए इसको मतलब बोला गया है कि अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, इसीलिए इसको बोलते हैं अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल का अल्टरनेट है।
जो बाद में पता चला कि हाँ इस तरीके से बनाया जा सकता है हाइडल पावर प्लांट, इस तरीके से। ठीक है, सेकंड, ठीक है, फर्स्ट हो गया इट इज ए ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सेकंड इट इज ए अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सेकंड, दे कैन बी एग्जॉस्टेड ड्यू टू ओवर कंजम्पशन। एग्जॉस्टेड ओवर कंजम्पशन के कारण, जैसे सपोज दैट कोयला पृथ्वी के अंदर में क्या है, लिमिटेड मात्रा में, तो कभी न कभी कोयला खत्म हो जाएगी। लकड़ी से खाना बनाते हैं, पेड़ भी लिमिटेड है, पेड़ को काट दिया जाओगे, जैसे सपोज दैट कोयला हो गया, है ना, कोयला हो गया या लकड़ी, जो पेड़ से जो लकड़ी मिलता है, कभी न कभी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जब ख़त्म हो जाएंगे तो ये एनर्जी दे कैन बी एग्जॉस्टेड ड्यू टू ओवर कंजम्पशन। ओवर कंजम्पशन के कारण, ज़्यादा यूज के कारण ये ख़त्म हो जाएंगे। दे कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। जैसे सन की एनर्जी, नहीं, सन से जो हमको एनर्जी मिलती है, सनलाइट एनर्जी। हवा हमेशा बहती रहती है, जैसे विंड एनर्जी, नहीं, सन हो गया, विंड हो गया, तो ये सब हमेशा रहेगा, तो ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। दूसरा डिफरेंस हो गया, देखो कितना आसान है, नहीं। थर्ड, सेकेंड हो गया ये। थर्ड, दे पॉल्यूट इन्वायरमेंट एंड इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग। ये क्या करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है। अगर हम कोयला को जलाते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, तो काफ़ी उसमें से धुआं निकलती है, स्मोक निकलते हैं। उस धुएं में बहुत सारे चीज़ होते हैं, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब गैसें होती है जो हमारे अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, फिर हमारे ग्लेशियर मेल्ट करेगा, फिर समुद्र का लेवल बढ़ेगा, फिर बहुत सारे जो शहर हैं वर्ल्ड के, जो समुद्र के किनारे हैं, जैसे इंडिया में हमारे मुंबई है, वर्ल्ड में और सारे छोटे छोटे सिंगापुर वगैरह सब हैं, जो कॉस्टली समुद्र के किनारे के शहर हैं, वो डूब जाएंगे भविष्य में। तो वो फिर जनरल नॉलेज के अलग ज्योग्राफी की बात है। बस ये समझो कि दे पॉल्यूट इन्वायरमेंट। इस तरीके के जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। ठीक है, दे आर, इसका है ये, इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, थर्ड, दे आर इको फ्रेंडली। ये क्या है, इको फ्रेंडली है। एंड डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, ऐसा नहीं कि कुछ पॉल्यूशन नहीं करते, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं करते हैं जितना ये करता है। अब विंड चल रही है, वो क्या पॉल्यूशन करेगा। सन के लाइट से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उससे हम सोलर सेल या सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो क्या पॉल्यूशन करेगा। लेकिन हाँ फिर भी, तो ये चीज़ है, ये इको फ्रेंडली है। फोर्थ, इट इज़ यूज फॉर इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पर्पसेस। अब देखो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चलाने के लिए हमको कोयला तो चाहिए। ये तो अभी अभी चलो भाई इस पर काम चल ही रहा है, खास करके नहीं, ये कुछ आइडेंटिफाइड फ्यू डिकेड्स है वो। लेकिन हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वगैरह को चलाने के लिए बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो उसके लिए ठीक है, हमारे पर्यावरण को, हमारे वातावरण को नुकसान तो हो रहा है, लेकिन क्या करेंगे, उसको जानते हुए भी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए आज भी इसका यूज करते हैं। अभी अभी रिसेंटली मोदी साहब गए थे वहाँ, प्रधानमंत्री हमारे गए थे, वर्ल्ड में ग्लासगो में थी समिट, वहीं पर तो इंडिया ने बोला है कि मैं 2070 तक कोयला को पूरा ख़त्म कर दूंगा। सभी देश अलग अलग, अमेरिका बोला 2050 में, चाइना बोला 2060 में, तो इंडिया ने बोला कि 2070 तक मैं भी कोयला को ख़त्म कर दूंगा। मतलब आने वाला जो फ्यूचर है वो सन पर है, विंड पर है, हाइडल पावर प्लांट पर है, इसी पर है। ठीक है, तो ये ऐसा है। इसमें क्या है, दे आर मेनली यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ये जो है ना, खास करके अभी चूँकि इसकी ज़्यादा उत्पादन हो नहीं रहा है, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, तो इसका ज़्यादातर यूज़, जैसे राजस्थान में है, विंड मिल से बनती है, गुजरात में विंड मिल से बन रहा है, तो वहाँ पर उसके घर में 10 गांव को, 5 गांव को इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, और फिर विंड मिल का तो उतना तो कोयले का बचत हो गया हमारे। ठीक है, ये कॉस्टली है। अब जो चूँकि जो कोयला पर बन रहा है, जो भी पेट्रोलियम पर बन रहा है, तो कॉस्टली है। ये कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव है, ये उसकी तुलना में कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव है, थोड़ा कम खर्चीला है। अब हवा खरीदने, हवा तो हम खरीदते नहीं है, हवा हमेशा चलती रहती है, सन की लाइट एनर्जी हमेशा आती रहती है। हाँ, लेकिन इसका एक चीज़ और आगे है, पढ़ेंगे उसमें, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा होता है। मतलब उसको जो एक बार सेटअप करना पड़ा, जैसे हाइडल पावर प्लांट बनाने के लिए उसका सेटअप है, नहीं, तो उसमें हमको ज़्यादा खर्च आती है।
सपोज दैट हमको सोलर एनर्जी से हमको एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो उसका इंस्टॉलेशन एक बार शुरुआत में जो लगाना पड़ेगा, चूँकि उसके जो उपकरण आते हैं, अप्लायंसेज आते हैं, वो सब फॉरेन से आती है, तो वो सब थोड़ा कॉस्टली होता है। तो ठीक है, कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव। हाँ, एक बार अगर इंस्टॉलेशन हो गई तो फिर प्रोडक्शन आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या है, जीरो है, क्योंकि विंड ऑटोमेटिक चल ही रही है। यहाँ तो कोयला खरीदोगे तो उसका पैसा देना पड़ेगा, चाहे ऑस्ट्रेलिया से मंगाओ या इंडिया से, कहीं से भी मंगाओगे तो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, सन की एनर्जी ऐसे ही मिलती रहती है, विंड ऐसे ही चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। मैंने 5 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए, चाहो तो इसमें एक आधा और जोड़ सकते हो, लेकिन जैसे 2 मार्क्स कहे तो 2 हमने पॉइंट्स लिख दिए, 3 मार्क्स कहे तो 3 पॉइंट्स लिख दिया, 4 पॉइंट्स लिख दिए। और जीके में पूछ सकता है, ऐसा कुछ भी इसमें से पूछ दे तो आसान से कर। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, अब देखो ये अब इसी को बोल देते हैं, किसी को रिन्यूअल, नॉन रिन्यूअल नहीं, जिसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं, नहीं, जिसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो ये हो गया क्या, नॉन रिन्यूअल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूअल सोर्स, जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते, एक बार कोयला खत्म मतलब खत्म, जिसको हम न्यू कर सकते हैं, नहीं, रिन्यूअल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जैसे विंड है, ये रिन्यूअल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। विंड लगातार चलती रहती है, सन के एनर्जी लगातार चलते रहते हैं, इसको अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। तो ठीक है, मैं तो बस एक ऐसे ही अपना उद्देश्य है हेल्प करना, लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ, ये चीज़ मैं हर अपने वीडियो में रिपीट करता हूँ कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। गो थ्रू द बुक, एनसीईआरटी की बुक हो या जो अपने जो भी रिफ्रेशर की बुक हैं, खास करके मैं एस चांद को ज़्यादा लाइक करता हूँ। वैसे सभी बुक अच्छी हैं, जो भी आपको पसंद आए, लेकिन एक जो भी बुक पढ़ते हो उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ो। ये सब चीज़ हमने बता दिया तो क्या होगी कि आपको बुक पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है, चलो तो इसको पॉज करके नोट कर लो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।